क्लास में ये डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था माउथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग को कह रहे हैं, जो लिप्स से स्टार्ट होती है और जहां लिप्स खत्म होते हैं वहां माउथ खत्म हो जाता है। माउथ इज जस्ट अ ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उसके बाद जो टीथ शुरू होते हैं उस कैविटी को बक्कल कैविटी कहा जाता है या उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। और ह्यूमन के पास जो टीथ हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म में टीथ हैं, अगर उनका कंपैरिजन करते हैं तो हमें पहले तो ये नजर आता है कि ह्यूमन के पास टीथ 2 दफा आते हैं। जब वो पैदा होने के बाद मिल्क पर डिपेंडेंट होता है तो उसको डेसिडुअस या मिल्की टीथ कहा जाता है, जिनकी क्वांटिटी भी कम होती है और वो परमानेंट भी नहीं होते। जैसे ही एज 6 से 7 ईयर के करीब आती है वो लूज होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो टीथ आते हैं वो फिर परमानेंट होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में 2 दफा टीथ आ रहे हों उसे डाइफियोडोंट कहा जाता है, जिनमें बार बार आते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, फिश के टीथ टूट जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं फिर आ जाते हैं। इसी तरह रेप्टाइल में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके टीथ बार बार टूटते रहते हैं और फिर आते रहते हैं, तो पॉलीफियोडोंट कहलाते हैं वो ऑर्गेनिज्म। फिर हम देखते हैं कि जिनके टीथ स्ट्रक्चरली, जैसे फिश की बात की जाए तो सारे टीथ इस शेप के होते हैं तो होमोडोंट कहलाते हैं। लेकिन ह्यूमन में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के टीथ है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर। ये शेप डिफरेंट होने पर हम उनको नाम क्या देते हैं? हेट्रोडोंट। तो हम डाइफियोडोंट हैं, 2 दफा टीथ आते हैं, फिर शक्ल में मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, तो वो हेट्रोडोंट हो गए। फिर जिन लोगों के, जिन जानवरों के टीथ उनकी जॉ बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको एक्रोडोंट कहा जाता है, बोन के साथ कनेक्टेड टीथ को। लेकिन ह्यूमन के पास जो टीथ हैं वो गम में एम्बेडेड है, तो ऐसे टीथ को थीकोडोंट कहा जाता है। और हम जानते हैं कि वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जिनके टीथ बाहर की तरफ होते हैं या गैप होता है तो ब्रिसल्स लगाकर उनको आहिस्ता आहिस्ता करीब किया जाता है या अंदर किया जाता है, तो वो गम में एम्बेडेड होने की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर ह्यूमन के अगर हम डेंटल फॉर्मूले को देखें या टीथ की अरेंजमेंट को देखें तो जब बक्कल कैविटी ओपन होती है तो माउथ हम इस तरह से ओपन करके इसको 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करके स्टडी करें तो पहले जो 2 टीथ हमें फ्लैट नजर आते हैं उनको इंसीजर कहा जाता है। ये हमें क्वार्टर पार्ट की बात कर रहे हैं, माउथ के हिस्सों को डिवाइड करके जो 4th पार्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक उसके अंदर ये पॉइंटेड टीथ नजर आता है, वैम्पायर टीथ। इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो कैनाइन है। फिर उसके बाद ये इस तरह के मैस्टिकेशन के लिए प्रीमोलर 2 होते हैं तादाद में, और फिर उसके बाद पीछे 3 प्रीमोलर हैं जो अभी आपके पास नहीं होंगे। जो लास्ट वाला प्रीमोलर, जो लास्ट वाला मोलर है, ये 3 होते हैं। जो लास्ट वाला मोलर है इसे विजडम टूथ कहा जाता है। ये बाद में निकलता है 18 ईयर एज के बाद, समटाइम 2, समटाइम 3, समटाइम 4 भी निकल आते हैं। कुछ के 3 तक रह के रुक जाते हैं, कुछ के 2 तक रुक जाते हैं। तो विजडम टूथ को अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम कहते हैं कि ये एक यूजलेस टीथ है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए सब में अब ये कम आता है। अब अगर हम इसके होते हुए अगर तादाद काउंट करें तो 3, 2, 1 और 2 तो टोटल 8 क्वांटिटी बनती है एक साइड पर। फिर नीचे 8, 16 हो गए, इसी तरह 16 यहाँ पर, तो टोटल 32 टीथ। लेकिन अभी भी अगर आप अपने माउथ में काउंट करें तो 32 नहीं होंगे। मेरा भी अभी एक विजडम टूथ बाकी है, अभी कुछ शायद अकल बाकी होगी, आना रह गई होगी। तो इस तरह से टोटल 32 ह्यूमन के टीथ बनते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बक्कल कैविटी में ही हमें टंग वाला पार्ट नजर आता है जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और नेचर ने उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड रखी हैं जिसमें छोटे छोटे पोर नजर आते हैं, जिनको टेस्ट की बर्ड की पोजीशन की वजह से पैपिलाए होल्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर टेस्ट बर्ड मौजूद होती हैं। और साथ साथ जबान के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवा सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो अंदर एक वेटरी इन्वायरमेंट रहता है। और उसकी सरफेस पर जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें फ्रेन्यूलम नामी जो पार्ट है वो कैविटी है जिसमें से सिक्रीट हो रहा होता है लिक्विड म्यूकोसा, और वो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और तकरीबन हम 10,000 तरह की टेस्ट बर्ड रखते हैं ज़बान के ऊपर, और जो वो 5 टेस्ट हैं जिनको बॉडी डिटेक्ट करती है, स्वीट टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है,
बिटर टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है और एक उमामी टेस्ट भी है जो प्रोटीन या टोमेटो का टेस्ट डिटेक्टर भी मौजूद होता है। तो 5 टेस्ट बड्स होती हैं और तादाद में वो 10,000 से ज़्यादा होती है। फिर जब फूड मैस्टिकेट होने के बाद फेरेंक्स से अंदर की तरफ जाती है, इसोफेगस वाले पार्ट को हम देख रहे थे, ये ऊपर फेरेंक्स से कनेक्टेड था और इसके आगे जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक मौजूद था। तो उसके ऊपर जैसे ही एपिग्लॉटिस आता है फूड इधर आ जाती है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पार्ट था ये डाइजेशन नहीं करता, लेकिन इसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो फूड को प्रेस करते हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से फूड इस हिस्से में आ जाती है। स्टमक की 2 साइड्स हैं, एक स्टमक की एंट्री साइड है, यहाँ पर भी इस तरह मसल से बना हुआ वॉल्व जिसको हम कार्डियक वॉल्व कहते हैं। ये नियर टू हार्ड होने की वजह से कार्डियक नाम रखा है और ये लिवर के पास होता है तो इसको पाइलोरिक वॉल्व कहा जाता है। तो फूड जब स्टमक में आ जाता है तो स्टमक की अगर हम नेचर देखें, एक मस्कुलर ऑर्गन है, दोनों डाइजेशन करता है, मैकेनिकल भी मसल्स की वजह से और केमिकल भी एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 टाइप के मसल्स हमें नजर आ रहे हैं। एक इसमें इस तरतीब में राउंड सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं, इन्हें सर्कुलर मसल्स कहते हैं। ये रेड वाले इस तरह लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और उसके बाद अंदर इस तरह जिगजैग मैनर में अरेंज हुए हुए ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं और अंदर म्यूकोसा की एक लेयर आ जाती है जो म्यूकोइड सेल्स की सिक्रीशन या गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन से होती है। अगर हम स्टमक के इस पार्ट को कट करके ऐसे सामने लेकर आए, ये स्टमक का अंदर वाला हिस्सा है जिसको हमने इस तरह से डिजाइन किया, तो इसके अंदर छोटे छोटे से पोर हमें नजर आते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। और उसमें जब हमने सिक्रीशन उसकी स्टडी की तो 3 तरह के केमिकल निकलते हैं। ये जो ग्रीन कलर के पिट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये जाइमोजन सेल्स कहलाते हैं और ये पेप्सिनोजिन नामी केमिकल सिक्रीट करते हैं जो इनएक्टिव होता है। उसके बाद इसी के करीब देखें हमें रेड कलर के सेल्स भी नजर आ रहे हैं, इनका भी अंदर से ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, ये HCl सिक्रीट करते हैं और ये भी इनएक्टिव होता है। उसके साथ फिर गॉबलेट सेल्स या म्यूकोइड सेल्स होते हैं जो म्यूकोसा सिक्रीट करते हैं। अब जरा वर्किंग को समझें कि हमने जो फूड अंदर ली थी वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर माउथ से यहाँ एंटर हो रही थी और इसमें भी 2 चीजें ब्रेक होने के लिए बाकी हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन की ब्रेकडाउन यहाँ होती है। प्रोटीन आप जानते हैं जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं उसमें अगर मीट है, वाइट या रेड मीट है, तो स्टमक भी तो उन्हीं तरह के केमिकल से ही बना है और जहाँ डाइजेशन उसकी होनी है तो स्टमक की वॉल क्यों ब्रेक नहीं होती? तो नेचर ने उसमें प्रोसेस ये रखा है कि जहाँ से जाइमोजन सेल सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव होता है और जहाँ से ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl सिक्रीट करते हैं वो भी इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये दोनों केमिकल आकर मिलते हैं ये हाईली एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं और pH उस केमिकल की तकरीबन 2 के करीब होती है। इतना हाईली एसिडिक कि अगर आप फिंगर उसमें डिप करते हैं 10 to 20 सेकंड के लिए और बाहर निकालें तो इसका मास खत्म हो जाए, इतना हाईली एसिडिक है। लेकिन स्टमक की वॉल क्यों बर्न नहीं हो रही? क्योंकि उसके साथ साथ गॉबलेट सेल इसके अंदर एक म्यूकोइड लेयर जनरेट कर देती है। वो म्यूकोसा क्या करता है कि उस एसिड से दीवारों को प्रोटेक्ट करता है और अंदर फूड की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है इस केमिकल से भी और मसल्स की वेवी मूवमेंट पर भी, क्योंकि ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो फूड अंदर ट्रैप हुआ होता है और वेवी नेचर मसल्स की जो है वो उसको ब्रेक भी कर रही होती है। लेकिन सम टाइम एसिडिटी अगर बढ़ जाती है या हमने बाहर से कुछ स्पाइसी चीजें भी ली हैं, स्पाइस आप जानते हैं कि खुद एक एसिड है, तो एसिडिटी बढ़ने की वजह से म्यूकोइड लेयर डैमेज हो जाती है और स्टमक की वॉल अंदर से बर्न होने लग जाती है जिसको अल्सर कहा जाता है। Have you heard the name अल्सर? अल्सर स्टमक के जख्म को कहा जाता है जो एसिडिटी की वजह से उसकी वॉल बर्न करता है और ये बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ भी ले जाता है। तो इससे अवॉइड करना है। अब एक चीज तो बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें लेने से भी ये बर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है, दूसरा स्टमक एम्प्टी रहने से भी, क्योंकि हमारी बॉडी जिस शेड्यूल पे डिजाइन है, एक ब्रेकफास्ट टाइम है, एक लंच का टाइम है, एक डिनर का टाइम है, उस टाइम से वो एसिड रिलीज कर देती है। अब अगर हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो वो एसिड जो है खाली, अब प्रोटीन तो वहाँ है नहीं, खाना मौजूद नहीं है,
तो वो वॉल को बर्न करना शुरू करता है, डकारें आने लगती हैं, वो एसिड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है जिसे हार्ट बर्निंग कहा जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए स्टमक को एम्प्टी नहीं रखना। वो जो लोग डाइटिंग करने के शौक में स्टमक खाली रखते हैं, जो भी अगर प्रॉपर तरीके से डाइटिंग कर रहा है वो स्टमक खाली नहीं रखेगा, वो स्टमक में कुछ ना कुछ ऐड रखेगा लो कैलोरीज वाला, कि बॉडी को फील भी हो कि पेट भरा हुआ है और एनर्जी भी कम मिले। तो ये एहतियात की ज़रूरत होती है इसमें। तो हमने स्टमक के टॉपिक को कंप्लीट किया। जब फूड यहाँ डाइजेशन कंप्लीट कर लेती है प्रोटीन की, तो ये वॉल ओपन होता है और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे।